हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है उन्होंने कहा है कि हमें बचत करनी है और ऑस्टेरिटी पे उनका बड़ा ज़ोर है। आपने देखा गाड़ियाँ भी नीलाम हुई और तो और भैंसें भी नीलाम हुई वज़ीर-ए-आज़म हाउस की, और के कहा गया कि इनकी ज़रूरत नहीं है, नामंजूर भैंसें हैं। हाँ, भैंसें नामंजूर। मगर अब आज ये कोई 2 टेंडर सामने आए हैं जो कि प्रेसिडेंसी यानी जो सदर आरिफ अलवी साहब की रिहाइशगाह है सरकारी, उसके लिए पहला टेंडर जो है वो आया है कि वहाँ जो मिकाऊ तोते हैं उनके लिए बड़े खूबसूरत तोते होते हैं, बहुत खूबसूरत तोते होते हैं, इसमें कोई लश तोतों के टॉप के तोते हैं। हाँ बिल्कुल, उनके लिए कोई पिंजरे बनवाने हैं और उनके जो कॉस्ट है यानी उसकी उस पर जो अखराजात आएंगे वो 19,48,000 रुपये हैं। और ये टेंडर कहा गया है कि 28 को जो इंटरेस्टेड है पिंजरे बनाना चाहता है वो 28 को पेश हो जाए और 28 को टेंडर खोले जाएंगे और जो है फिर उनको नवाजा जाएगा। ज़ाहिर है नवाजे से मुराद ये कि जो जिसकी भी सबसे लोएस्ट बिड होगी वो दे देगा। अब मुझे जब कॉस्ट इतनी है 19.5 लाख हाँ के पिंजरे मकाओ तोतों के लिए। अच्छा, अब जाहिर है कि हस्बे मामूल मोशर ने ट्वीट की कि आज के शो में हम ये डिस्कस करेंगे, तो हस्बे मामूल उसके ऊपर बड़ी मतलब तनकीद भी हुई आपके ऊपर कि सर ये फेक न्यूज़ वाले ये जो तोते हैं और ये जो पिंजरे हैं ये ऐवान सदर में जो जू है उसके लिए नहीं है। हालांकि अगर आप टेंडर पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू केजेस फॉर पैरेट एट जू एरिया ऐवान सदर इस्लामाबाद। ये असल में मुर्गजार जू के साथ जो इस्लामाबाद का चिड़ियाघर है। अच्छा, फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये टेंडर ही फेक है, तो उन साहिबान के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप आज की एक्सप्रेस उर्दू अखबार को देख लें तो उसके अंदर ये बड़ी क्लियरली प्रिंटेड है। अच्छा, जहाँ तक इस जू की जो बात है जो ऐवान सदर की जू है इसकी भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है अगर आप सुनना चाहें। आपको पता है कि कब कायम हुआ था और किसने कायम किया था? 2008 में सदर कौन थे? आसिफ अली जरदारी। तो ये उनकी बनाई हुई है क्योंकि वो उनको जानवरों का बड़ा शौक। चिड़ियाघर की बात कर रहा हूं। मिनी जू जो है, मिनी जू है। अच्छा, पहले इसमें हिरने भी होती थी, बंदर भी होते थे, ज़ीब्रे भी, नील गाय, फाख्ते और चिड़िया थी। अब बेचारा थोड़ा सा वो डाउन हो गया है लेकिन तोते अभी तक वहाँ पर हैं। अच्छा, ये इस पर बेचारी इस जू के साथ क्या जो मुर्गज़र जू है उसके साथ भी बड़ा हैंड हुआ है क्योंकि 2018 में जून में एक खबर छपी थी डॉन में कि इस जू का जो बजट है जानवरों की खुराक का वो पता है कहाँ से आता है? उसका टेंडर नहीं होता, वो प्रेसिडेंसी के बजट से नहीं आता, वो मुर्गज़र जू के बजट में से निकाला जाता है। चिड़ियाघर के जो लिए जो खुराक आती है वहाँ जानवरों परिंदों के लिए उसमें से ही कुछ, उसमें से यहाँ पर जैसे कि 50 मिलियन कितना होता है? 5 करोड़। हाँ, 5 करोड़ का जो बजट है सालाना मेन जू का, उसमें से 3 मिलियन यानी 30 लाख ऐवान सदर। तो इस तरह तो ये ऐवान सदर में के अखराजात में भी शो नहीं होता। नहीं, वो शो नहीं होता। बड़ी खूबसूरती से काम किया। पिंजरे तो हो रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं पता कि आज भी ऐसा ही है, लेकिन जहाँ तक तोतों का सवाल है, बिल्कुल यार देखें, मतलब ऐवान सदर भी खूबसूरत जगह है और वहाँ पर भी मिनी जू है। आखिरकार सदर बड़े बिजी रहते हैं तो थोड़ा सा चिल भी करना होता है जू में घूम के। लेकिन शायद जब आप पूरे मुल्क में ऑस्टेरिटी और टैक्सेस और मतलब भैंसें जो जिनसे कम से कम दूध तो निकलता है उनको आप नीलाम कर रहे हैं, तो शायद 19.5 लाख रुपए खर्च करना सिर्फ पिंजरों पे थोड़ा सा आता है। सिर्फ एक तोते के पिंजरे पे, सिर्फ एक तोते के पिंजरे पे नहीं, एक तोते के पिंजरे में मेरे ख्याल में केजेस लिखा हुआ है, मतलब केजेस हैं सर, चंद पिंजरे बनाएंगे मकाओ के लिए हैं। अच्छा, एक तोते की किस्म के लिए? हाँ, नहीं, एक तोते के लिए नहीं, वो तो फिर बड़ा एक मतलब गॉडजिला साइज का तोता होगा यार। मिकाऊ डिफरेंट पिंजरों में से तो नहीं होके जाएगा। अच्छा, बहरहाल एक दूसरा टेंडर भी सीडीए का फिर सामने आया जो सीडीए की वेबसाइट पे भी मौजूद है, आप भी चेक कर सकते हैं। उसमें ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंसी के लिए है वो गमले चाहिए मट्टी के, और उसको टेराकोटा लिखा है, तो ज़ाहिर है मतलब वो टेराकोटा थोड़ा सा कूल लगता है। तो वो 17 लाख रुपए के वो हैं, और उसके अलावा 17 लाख 80,000 तकरीबन 18 लाख की बात। हाँ, 18 लाख चलो
आपको 2-4 गमले टूट भी जाते हैं यार, इन्हें तो गमले टूटने का इनको तजर्बा नहीं होगा, गमले टूटने से इनको बड़ा वो मतलब आपको याद है तो। और जो ये ओरिएंटल प्लांट्स इन्होंने कहा, और साथ मोर पंख, अब मुझे नहीं ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल जो खूबसूरत लगते हैं, उसके कितना है बजट? और उसका बजट है तकरीबन 13 लाख 13,01,000 रुपये। तो अब ये बिल्कुल आप लगाएं, सही बात है, लेकिन अगर जिस तरह वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं अपना ख़र्चा सारा घर का खुद उठाता हूँ और बिजली का बिल तक खुद देता हूँ, तो मेरे ख्याल में सदर साहब को भी तकलीद तो करनी चाहिए कम अज़ कम। मेरा ख्याल है बिल्कुल शौक है। अब देखो एक और ऑप्शन भी है, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की, और ये इंडोर प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स नहीं, मैं अब दोबारा तोते पे आने वाला हूँ। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने एक स्पीच दी थी जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग एज ए कॉटेज इंडस्ट्री की बात की थी। हाँ, अब अगर, और ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, अगर आप वहाँ पे मकाओ की ब्रीडिंग कर रहे हैं, फिर आप उनके अंडे आगे बेच रहे हैं, इसको एक बिजनेस प्लेटफॉर्म पर टाइप यूज़ कर रहे हैं, तो फिर बिल्कुल बनता है यार। लेकिन इस वक्त पे ये मुझे थोड़ा सा आवाम के साथ मजाक लग रहा है, और ख़ास तौर पे एक बजट आया है जिसमें कहा गया है कि आवाम ज़ाहिर है थोड़ी सी कुर्बानी दें, हालात अच्छे हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंसी को भी चाहिए कि ये अवाम में मकाऊ तोतों को भी शामिल कर दो, उनको भी कुर्बान कर दो। तो जाहिर है सदर है जो कि हेड ऑफ स्टेट हैं, तो वो भी अगर मिसाल कायम कर देंगे तो अच्छी बात होगी। इनको विड्रॉ होना चाहिए, और मेरी बात हुई थी तो देर कंसिडरिंग, अभी तक विड्रॉ नहीं हुए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ये CDA ने जारी किए हैं। अब CDA भी ख़ुद से जारी नहीं करता, आपको रिक्विजिशन आती है किसी डिपार्टमेंट की जानिब से, तभी जारी होते हैं। ज़ाहिर है CDA को वहाँ बैठे हुए को तो नहीं पता कि भाई प्रेसिडेंसी में क्या हो रहा है। तोते से हम चलते हैं पैमरा की तरफ। पैमरा ने, ज़ाहिर है कि हम सब पैमरा के पाबंद हैं बिल्कुल, और उसकी हिदायत के ताबे हैं। अगर हिदायत पे अमल नहीं करेंगे तो लाइसेंस हमारा ख़तरे में पड़ सकता है। आज उन्होंने एक ताज़ा नोटिफिकेशन जारी किया है, वो है मज़ाहिया मवाद की नशरियात के बारे में हिदायत। एडवाइस हिदायत ही होती है ना जी। अच्छा, इस में कहा गया है, ओहो खबर आ गई है सर, एक जो जी देनी ज़रूरी है कि अभी हमारे काल में बताया गया है प्रोड्यूसर साहब ने कि सदर आरिफ अलवी ने इस टेंडर को वापस लेने की हिदायत दी है। कौन से टेंडर की? तोते के टेंडर की या गमलों की टेंडर? तोते के टेंडर। पॉट वाला रह गया, वो पॉट वाला रह गया है सर, वो हाँ, वो अभी हैरी पॉटर को भी चेक करते हैं बाद में, लेकिन बहरहाल जी वो सच अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो पैमरा ने एक जो नोटिफिकेशन जारी किया आज मज़ाहिया मवाद की नशरियात के बारे में एडवाइस, वो ये है कि पैमरा के इल्म में आया है कि कई सेटेलाइट TV चैनल्स पर खाकों, नक्काली, कार्टूनी किरदारों, फ़ोटोशॉप तस्वीर और मज़ाहिया मीम्स के ज़रिए सियासी जमातों और क़ानून नाफिज करने वाले इदारों से मुताल्लिक़ शख्सियात की किरदार कुशी का रुझान बढ़ रहा है। इस बाबत PCP, व्हाट इज़ PCP? PCP पब्लिक कंप्लेंट्स। हाँ, इस बाबत PCP और शिकायती मराकज़ के ज़रिए पैमरा को मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हो रही हैं, जबकि मुल्की क़यादत की तज़हीक से भी अवामी जज्बात मजरूह हो रहे हैं। इन हरकत के सबब न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के चैनल्स मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पे कौमी क़यादत का वक़ार मजरूह कर रहे हैं। ख़वातीन सियासतदानों को भी नहीं बख्शा जा रहा। पैमरा वक्तन फ़वक्तन चैनल्स को सहाफ़ती क़वानीन और अखलाक़ व ज़वाबित के बारे में ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाती रही है। सहाफ़ियों की तरबियत के लिए वक्तन फ़वक्तन तरबियती नशिस्तों का अहतमाम भी किया जाता रहा है, मगर ऐसा लगता है कि तख्लीकी सलाहियत को भेड़ चाल ने यरगमाल बना लिया है और चैनल के नाज़रीन पे इस रुझान के मुज़िर असरात की परवाह किए बग़ैर चैनल एक दूसरे की नक़ाली में मसरूफ़ हैं। इस तरह का मवाद नशर करना पैमरा के मुताल्लिक़ा क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा तमाम सेटेलाइट चैनल्स को हिदायत की जाती है कि वो किसी भी फ़र्द के ख़िलाफ़ नफ़रत उभारने वाले और किसी भी सियासी जमात या क़ानून नाफिज करने वाले इदारे की शख्सियात की नक़ाली से या उनका मजाक उड़ाने से बाज़ रहें। चैनल मीम्स के मवाद के चुनाव में भी नहायत एहतियात से काम लें और पैमरा क़वानीन पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए हर चैनल अपने तौर पर इदारती कमेटियाँ तश्कील दे। जी, मुझे ये लगता है, देखिए मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि बिल्कुल मज़ाहिया प्रोग्राम होने चाहिए, लेकिन तज़हीक और तज़लील का जिसमें पहलू निकलता है, और ये बड़ा एक बारीक फ़र्क होता है कि आप जो हैं ठीक है किसी का मजाक उड़ाएं
लेकिन उसकी तजलील या तज़हीक ना करें। मसलन आपको याद है ऐसे प्रोग्राम आए जहाँ पे आसिफ अली जरदारी को दिखाया कि हर वक्त वो ब्रीफ केस ले रहे हैं, या और दूसरे भी लीडर्स जो हैं, तो वो एक टाइप कास्ट करके आप उनको विलेनाइज करते हैं। वो जी हाँ, अब देखिए अगेन जैसे आपने कहा एक वेरी फाइन लाइन है, एक बहुत थिन लाइन है, और यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो रहा। अभी पे देखिए एक जगह फनी मीम्स की बात कर रहे हैं, और जिससे मुझे लग रहा है कि मेरे पे ज़ाती कोई हमला हो रहा है, ये तो तुम्हारे ऊपर मतलब ये मेरे खिलाफ कोई साजिश है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जहरीला जो है मतलब मेरा तो आधा कंटेंट मतलब उड़ गया ना यहाँ पे बैठे बैठे। और फिर है क्रिएटिंग हेटरेड, और इन दोनों चीज़ों में बहुत एक बड़ा फ़र्क है, ठीक है। जहाँ तक सैटायर और तंज की जो रिवायत है, मैं अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो एक बहुत लंबी रिवायत है। आप अगर 50-50 से ही शुरू कर दें, जो बाय द वे जनरल ज़ियाउल हक के दौर में नशर होता था, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, और माना कि उसमें सियासतदानों का इतना मजाक नहीं उड़ाया जाता क्योंकि उस वक्त सियासतदान थे कौन से, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की बात हो रही है, अब अनफॉर्चुनेटली वो क्लिप नहीं है हमारे पास, लेकिन जिन लोगों ने देखा होगा उनको याद होगा कि वो एक पुलिस वाला तलाशी ले रहा है, गाड़ियां जाती रही हैं, और एक मतलब गाड़ी के ऊपर, छत के ऊपर एक तोप है। हाँ। तो वो भी एक तरह से, लेकिन अब शायद वो नहीं कर सकते। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है अपने दोस्त सोहेल अहमद के बारे में। कभी शाह महमूद कुरैशी बनते हैं अपने प्रोग्राम में, कभी फिरदौस आशिक अवान बनते हैं, और बहुत सारे ताहिरुल कादरी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे करते हैं, और बड़ा साफ़ सुथरा मजाक होता है। लेकिन आई एम अफ्रेड कि अब इसके बाद जी जब आप कॉन्शियस हो जाएं, जी हाँ, तो जो बेज़रर मजाक है वो भी हलाक हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ है, एक वक्फा न्यूज़ चैनल्स पे सैटायर जो है, क्योंकि अमेरिका में भी होता है, ट्रम्प बनाते हैं, वो सैटरडे नाइट लाइव जो है वो एक कॉमेडी सेंट्रल पे आता है। देखिए नहीं, आई थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नॉर्मल चैनल्स पर भी होता है। एक वक्फे लेने का वक्त आया, तो उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है मज़ाहिया मवाद की नशरियात के बारे में पैमरा के ताज़ा हिदायतनामे पे। एक साहब ने अभी, ये तो शाम में आया ना जी, मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की। एक सहाफ़ी हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, निजी सहाफ़ी हैं, कहने लगे कि यार बात यह है कि मुझे इस एंगल से ये नज़र आ रहा है हिदायतनामा कि जब हुकूमती सतह पे एक मुसलसल कॉमेडी चल रही है तो फिर हुकूमत क्यों बर्दाश्त करेगी अपना कोई कॉम्पिटिटर। ये उन्होंने हुई ना बात तो सही है। अच्छा, फिर दूसरी बात है कि काश पैमरा जो है उसकी जो रसाई है वो टॉक शोज़ के साथ साथ जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, जलसे होते हैं, इन पे भी होती, और इसमें जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ या एक दूसरे के बारे में जो मीम्स, जो नक्कालियाँ, जो मस्खरापन, जो एक लेवल घटियापन का है, जो कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। हम जितने भी यहाँ बैठे कर लें मज़ाहिया शो के नाम पे ही, जो उसमें हो रहा है रियल लाइफ में, पैमरा उनसे मुझे हमदर्दी भी कि काश उसकी रसाई उन तक भी होती। पैमरा तो शायद उनके एम्बिट में नहीं आता ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, इसीलिए काश। देखिए अब अगेन यार, आई मीन अगेन ये जो चीजें हैं ना यार, ये ब्लैंकेट जो इन लोगों ने स्टेटमेंट दे दी है ना यार, ये है मसला, ये मसला है। क्योंकि देखें आप केस टू केस आप डिसाइड कर सकते हैं चीज़ों को। यार मुझे बताएं कि हम सब उम्मीद से हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज था मेरा ख्याल है पाकिस्तान का। ठीक है यार, कभी कभी थोड़ा सा ऑफेंसिव और क्रूड हो जाता था, लेकिन नफरत कहाँ फैलाई है, ठीक है। दूसरी बात है कि हस्बे हाल ले लें आप खबरनाक ले लें यार, ये थोड़ा सा एक रिलीफ मिल जाता है लोगों को, थोड़ी सी, बिकॉज ये वो लोग हैं, ये उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो आपकी पहुंच से बाहर हैं, जो आपसे इतना ऊपर है जैसे सितारे हों। तो अच्छा, और कोई भी आप इस तरह का मज़ाहिया शो ले लें, उनके दो टारगेट होते हैं, इदारों की हद तक पुलिस, बिल्कुल, और क्लास की हद तक सिर्फ सियासतदान। इसके अलावा उनके पर जलते हैं, इससे आगे जाते नहीं, किसी का खाका आप नहीं देखेंगे। वैसे वो निजी महफिलों में हर एक की नकल करेंगे, ये लेकिन ऑन एयर नहीं कर सकते। इसमें मैं एक और चीज भी मजीद इसमें मैं एक और चीज भी ऐड कर देता हूँ
कि एक बड़ी बात होती थी कि जी अब अगेन हम सब उम्मीद से की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपने आसिफ ज़रदारी का मजाक उड़ा दिया और बड़ी फ़नी बनाए थे, नवाज शरीफ का कर लिया, ये वो अल्ताफ़ हुसैन पर बहुत कम आते थे। हाँ याद है क्यों? क्योंकि जाहिर है कि यू नो तेरी भी बोरी तैयार हो जाएगी वगैरह वगैरह, बाद में आने लगे। तो चले उसमें भी एक मतलब माना कि जिसके पास डंडा है उससे तो मजाक नहीं फरमा सकते, चाहे वो किसी भी शक्ल में। अगर आप हर एक एवेन्यू बंद कर देंगे यार तो एक प्रेशर कुकर ही आप बना रहे हैं। अब ये मीम नहीं है, सीरियस बात है कि फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने एक ताज़ा नुस्खा दिया है कि अगर इस मुल्क में 5000 लोगों को लटका दिया जाए तो ये मुल्क हो सकता है। अब अगर मैं इसको सपाट लहजे में कह रहा हूँ तो ये सीरियस बात है, लेकिन मैं जरा मुस्कुराते हुए कहूँ तो मैं फड़िया जा सकता हूँ। वैसे उन्होंने किस तरह कहा है पहले ये तो देख लें ना यार, दिखाई दो सही। 5000 बंदे को मारने की बात फॉशिज्म है। मुल्क में 5000 आदमी आप लटका दें, 22 करोड़ लोगों की किस्मत बदल जाएगी। मीर साहब ये फॉशिज्म है। मैं आई ऑब्जेक्ट टू माय ब्रदर। किस तरह लटकाएंगे? ये कार नहीं है कि आप 5000 बंदे लटका दें। आईन और कानून के तहत लटका दें। बस आईन और कानून के लिए तो सर हमारी अगले आने वाली 20 नस्लें गुजर जाएंगी। अच्छा 20 साल बाद एक बंदा अभी बरी हुआ है, जेल में मर गया बेचारा। अच्छा, तो मतलब कि क्या कह रहे थे ना कि 5000 लोगों को लटका दो, चलो यार वो 1 करोड़ जॉब में से 5000 जॉब्स तो कम हो जाएंगी, तो एक पॉजिटिव बात है। अच्छा वैसे जितनी मीम्स इनकी बनी थी ना वो चाइनीज कॉन्सुलेट वाले हमले के बाद वो भी मतलब लाजवाब है। मैं जाहिर है उनको दिखाऊंगा नहीं क्योंकि फिर आपको पता है कि लोग नाराज हो जाएंगे। ये तो सरापा मीम है यार। ये हाँ जीती जागती मीम है। जी हाँ। एनीवे तो ये अब ये जो बात कर रहे हैं कि यार मतलब देखो, और मजे की बात सीरियसनेस चेक करें। उन्होंने कहा सब 5000 लोग कैसे लटकाएंगे और किस कानून के? उन्होंने कहा कानून के तहत अगर होगा तो फिर तो नहीं, कोई नहीं लटकने वाला है यार। मतलब यार ये कानून चालू की तुम लोग बात कर रहे होते हो यार। मतलब है कि वो वही निकालेगा और तीन तो होस्ट और गेस्ट को तो वही। मैं फिर ये कहूंगा कि जब ऐसे लोग इतना हमें रोजाना मवाद देते हैं तो हमें अलग से खाके बनाने की या अल्लाह या रसूल मेरी मीम्स बेकसूर है। बिल्कुल बेसिकली तुम कितनी मीम बंद करोगे, घर से मीम निकलेगा। कैमरा हमारी मदद कर रही है कि आपके पास जब इतना मटेरियल मौजूद है आप स्मार्ट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बात इन्वेस्ट करते हैं, क्यों इन्वेस्ट करते हैं आप लोगों को? वो मेकअप लगाते हैं, फनकार लेके आते हैं यार, जब इतने फनकार सरकारी तौर पर मौजूद हैं। और वैसे भी ऑस्टेरिटी का जमाना है यार, मेकअप इतना महंगा हो गया है एग्जैक्टली। और तुम मेकअप जाया कर रहे हो फनकारों पे, जब हमारे पास जीते जागते फनकार हैं जो हद दिन बात कर रहे होते हैं। जब आपके पास यार ये असल फैसल वाडा मौजूद है तो आप चाइना का फैसल वाडा क्यों बनाएंगे या चाइनीज कॉन्सुलेट का? हाँ क्या हम कल आ रहे हैं प्रोग्राम करने आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अभी ब्रेक ले लेते हैं तो शायद चांस है कि हम वापस आ जाएंगे ब्रेक के बाद। जी ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। और कराची की बड़ी सियासी शख्सियत एमकेएम के रहनुमा अली रज़ा अब्दी को कौन भूल सकता है। 25 दिसंबर को उनका एक बेईमाना कत्ल हुआ कराची में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस होती रही, कुछ पता नहीं चला। बहरहाल सीटीडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जिस तरह भी की, अब वो केस एंटी टेररिज्म कोर्ट में चला गया। जो ओवरऑल बताया गया है कि इसकी प्लानिंग जो है वो मुस्तफ़ा काली चरण है एक, और फ़ारूक उनका भाई है। उन्होंने पहले इसकी रैकी की। जो शूटर्स थे वो बिलाल और हसनैन थे। हसनैन मोटरसाइकिल पे था, जिसने शूट किया वो बिलाल था। और उसके अलावा जो फैज़ान, गज़ाली, हसीब और अबू बकर 4 और लोग थे। अभी तक जो शूटर हैं और बाइक राइडर वो गिरफ़्तार नहीं हुए हैं, जबकि फैसिलिटेटर्स को उन्होंने पकड़ा है और केस शुरू हो गया है। कल इसकी जब समाअत हुई तो उसमें हसीब जो एक मुल्ज़िम है उसको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया, जो खासी तशवीशनाक बात है क्योंकि एटीसी नॉर्मली ज़मानत नहीं देती। और हसीब के बारे में सीटीडी की अपनी इन्वेस्टिगेशन में कहा कि ये वो शख्स है जिसने इस सारी प्लानिंग के जो पैसे कलेक्ट किए थे एक ब्लड बैंक में जाकर के, वो इसने किए थे। अच्छा जी। जब कत्ल के बाद तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि सीटीडी ने जो इन्वेस्टिगेशंस की, इन लोगों से जो फैसिलिटेटर्स हैं वो 164 के बयान भी रिकॉर्ड नहीं कराए गए। तो 164 का बयान ये होता है कि मैजिस्ट्रेट के सामने पेश तो बुनियादी बयान होता है, वो बुनियादी बयान होता है। तो ये सब ये बगैर इनको ज़मानत पर छोड़ा गया आपका? नहीं, बयान ही नहीं रिकॉर्ड कराए गए। तो जाहिर है जब वो उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त की
तो वो उनको तो रीज़न क्या दिया अदालत ने? मिल गई। तो हमारे साथ अखलाक साहब मौजूद हैं, अली रज़ा आब्दी शहीद के वालिद। वो इसको परसू भी कर रहे हैं और ज़ाहिर है बहैसियत वालिद उनसे ज़्यादा किसको गम होगा इस वाक़े का, फिर भी वो परसू कर रहे हैं इस केस को। अखलाक साहब बताइए कि ये केस किस ओर जा रहा है? ये लोग जो हैं कत्ल करने के बाद ये पंजाब की तरफ भागे थे। इनके फोन रिकॉर्ड से ये सारी चीज़ें पता है। पिंडी तक गए, मरी तक गए और 3 जनवरी को इन्होंने एब्रप्टली ये कराची आने का कराची आ गए और 4 को ये कराची में दोबारा से उसी खारादर के इलाके में इनकी पोजिशनिंग है और 11 तारीख तक की इनकी CDR मौजूद है। 11 के बाद ये सारे गायब हो जाते हैं और सुनने में ये आया है मोहल्ले वाले ये कहते हैं कि साहब इनको कोई लोग उठा के देंगे। कि ये जो सारे लोग हैं ये तो आलायकार थे, यानी इसके पीछे जो था जो कोई भी था और जिसने भी ये करवाया, ये हो सकता है किराए के कातिल हों और ये पूरा इनको हायर किया गया हो, तो कोई उस बारे में पता चला? कुछ CTT ने बताया ये सियासी वो था इसके पीछे मुहर्रिक या कोई क्या जाती था, क्या था मजहबी? इसमें पहले शुरू में तो आपको याद होगा कि पहले बात आई थी कि वसी लाखों की और लियारी गैंग वार की बात आई थी, लेकिन वो बात बिल्कुल गलत साबित हुई है। ये जो है ये लड़के जो हैं ये सब ककरी ग्राउंड के सामने हुसैनियन ईरानियन के सामने जो गलियां हैं वहाँ के ये सुनारों के लड़के हैं और वहाँ पे ये पटनी मोहल्ला जो है जो बल्दिया में वहाँ से के लड़के हैं। इनका उनसे लियारी गैंगवार वालों से ताल्लुक नहीं है। ये सारे के सारे मेमन पटनी लड़के हैं और ये हायर्ड किलर है। सबको पता है कि ये पैसे लेके मारते हैं और इनको डेफिनेटली जो पैसे दिए गए हैं वो इन्हीं लोगों ने दिए होंगे जो अली रजा से किसी न किसी वजह से मुखासमत रखते थे। तो हमने इनको यही कहा है कि आप जरा देखें कि ये जो बहादुराबाद और PIB का जो चक्कर चल रहा था पिछले साल रमज़ान में, ईद में, कौन कौन लोग थे, क्या क्या चक्कर था और अली रजा आब्दी क्यों बहादुराबाद में फारूक सत्तार को लेके आ गए थे और किन किन को लोगों को तकलीफ थी। तो इस चीज़ के अंदर अगर वो ढूंढे तो उनको मैं समझता हूँ कि मोटिव मिल सकता है और हमने अपने तौर पे बहुत सारी बातें बताई हैं। बहरहाल मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ये तो इसका CTT का काम है कि उन लोगों को पता करे और दीगर इदारे हैं कि ये लोग जो हैं जिनको अली रजा से प्रकाश थी, क्योंकि इन्हीं लोगों की तरफ से आम तौर पे हमें मिसगाइड करने की कोशिश की गई है कि ये फलाने ने किया, ढिमके ने किया, लेकिन हम नहीं मानते इस बात को। तो आपने ये भी कहा कि आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में वो तकरीबन 40-50% ज़्यादा है जो कि CTT के पास है। आप दूसरे कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी मिले हैं, रेंजर्स से भी मिले हैं, तो वो फर्दर आपने उनको मवाद दिया? जी हाँ, जी हाँ। असल में देखिए, एक हमारे इस कत्ल से पहले आधे घंटे की जो हमारी गली की एक्टिविटी है उसका तो कोई जिक्र ही नहीं किया इन्होंने उस क्या कहते हैं CTT के चालान के अंदर। यानी ये जो रैकी हुई पहले नहीं, रैकी के अलावा कुछ गाड़ियां हैं, कुछ लोग हैं जो कत्ल से पहले, कुछ मोटरसाइकिलें हैं जो हमारे घर के पास अली रजा के आने से पहले आगे पीछे हो रही थी, जैसे कि उसका इंतजार किया जा रहा था और उनके बारे में कोई हमने ये सब बातें बताई हैं। इनके पास भी उनकी फुटेजेस मौजूद हैं। कुछ 1-2 इम्पोर्टेंट फुटेजेस हैं जो गायब भी हो गई हैं, जो नजर नहीं आ रही। 24 नंबर घर की फुटेज बिल्कुल सामने नहीं आ रही है। उसके अंदर 100% वो मुस्तफ़ा कालीचरण और जो भी हैंडलर होगा वो वहाँ खड़ा हुआ था खैबान गाजी पे, उसकी 100% पिक्चर आई होगी। लेकिन 24 नंबर के घर वाले साहब कहते हैं कि कोई यहाँ से फुटेज ले गया। अच्छा, वो फुटेज मिलना बहुत जरूरी है, उसमें उनको सब नजर आएगा। ये भी बताइएगा, ये जो शूटर है बिलाल और जो बाइक वाला था हसनैन, इसकी भी कॉल रिकॉर्ड से पता लगा है कि ये कहाँ मौजूद थे? ये पहले उनके रेस्टोरेंट भी गए, उसके बाद वहाँ से आए, तो और वहाँ से कहाँ गए, तो वो भी थोड़ा बहुत बताइए। ये बिल्कुल यहाँ से मर्डर करके फिर ये कहकशां से होते हुए और ये क्या कहते हैं PNSC बिल्डिंग के पास से गुजरते हुए और ये अपने इलाके में पहुंचे। ये पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। और जो बाइक जलाई गई फिर वो कहाँ जलाई? वो बाइक जो है ये कहते हैं फैजान नाम का कोई बंदा था, उसके घर जाके बल्दिया में चलाई। वो फैजान जो है वो फैजान पटनी है, वो पटनी मोहल्ले का रहने वाला है फैजान मान। तो अब इसकी अगली समाअत कब है और क्या होगा? आप चैलेंज जाहिर करेंगे जो जमानतें हो रही हैं?
जी हाँ, 20 तारीख को अगली समाअत है और मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के आश्कार होने के बाद हमारे इदारों को चाहिए कि सही मुजरिम को पकड़े। और इसके अलावा वो जो 2-3 और लोग हैं जो कि CTR में नजर आ रहे हैं, जो कि कातिलों से उस वक्त बात कर रहे हैं, उनको पकड़े। उनको पकड़ेंगे तो और पुलिस अपना इन्वेस्टिगेटिव मेथड इस्तेमाल करेगी तो वो 100% बता देंगे किसने उनको पैसे दिए। ठीक है अखलाक भाई, हम फॉलो अप तो करते ही रहेंगे जैसे ये केस वो होगा, और जाहिर है हम भी उतने ही दुआगो हैं कि अली रज़ा के कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। थोड़ी देर के लिए कुएं से बाहर निकलते हैं, आसपास नज़र दौड़ाते हैं। खलीज फ़ारस में आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान, बल्कि अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान मुसलसल टेंशन की फ़ज़ा है। आज ये कशीदगी मज़ीद बढ़ गई जब ये ख़बर आई कि खलीज ओमान में 2 ऑयल टैंकर, उनमें धमाके हुए और उसमें से एक में ठीक ठाक किस्म की आग लग गई। एक टैंकर था फ्रंट ऑल्टेयर जो मार्शल आइलैंड में रजिस्टर है और दूसरा पनामा में रजिस्टर है, कोकोआ करेजिस। एक जहाज़ जो है उसके अमले का कहना है कि शायद उसे टारपीडो से निशाना बनाया गया है, लेकिन वो श्योर नहीं है। ईरानी हुक्काम ने दोनों जहाज़ों के अमले के जो 44 अफराद थे उनको बचाया और उन्हें जसक की जो बंदरगाह है वहाँ पहुँचाया। इसके अलावा अमेरिका का जो 5वां बहरी बेड़ा है उस इलाके में मौजूद, उसको भी डिस्ट्रेस कॉल्स गई इन जहाज़ों की तरफ से, तो उन्होंने भी इन मुतासरा टैंकरों की मदद करने की कोशिश की। ये जो कोकोआ करेजिस है ये ईरानी साहिल से 14 नॉटिकल माइल यानी तकरीबन 26 किलोमीटर के फासले पे सफ़र कर रहा था जब इस पे हमला हुआ या धमाका हुआ। ये मीथनॉल से भरा हुआ था लेकिन वो सेफ़ है। जबकि जो फ्रंट ऑल्टेयर है उसमें 75,000 टन ख़ाम तेल वो लदा हुआ था, वो ताइवान जा रहा था, जिसके बारे में ये शुबा है कि शायद उसे टारपीडो से निशाना बनाया गया और उसमें आग भी लग गई थी। इसका असर जो है ज़ाहिर है इंटरनेशनल जो ऑयल मार्केट है उस पर फ़ौरन बढ़ा और जैसे ही ये ख़बर फैलनी शुरू हुई फौरी तौर पे लगभग 4% इजाफा हो गया जी ख़ाम तेल की कीमत में, जो कीमत है $22 फ़ी बैरल तक पहुंच गई है। US नेवी की मैं एक स्टेटमेंट पढ़ा था और वो कह रहे थे कि जी हमने तो डिसाइड कर लिया है कि या तो इसके पीछे ईरान है या ईरान के इत्तेहादी हैं। अच्छा, फिर पूछा कि कैसे, ये नहीं उसने कहा कि लेकिन हम ये नहीं आपको बता सकते कि हम इस नतीजे पर कैसे पहुंचे हैं। अच्छा, बात तो टॉर्पीडो की सिर्फ नहीं हो रही, एक और बात भी हो रही है। ये जो आपने बात की थी ना कि पिछले माह जो हमले हुए थे, वहाँ पर थ्योरी ये है कि फ्रॉगमैन या किश्तियों में आके, रबर बोट्स में आके लिम्पेट माइंस होती हैं मैग्नेटिक, वो अटैच की थी एज अ डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक। अच्छा, अब दोनों पॉसिबिलिटीज़ को हम एग्जामिन करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये तो वाज़े है कि काफ़ी वक्त से ईरान के इर्द गिर्द जो दायरा है वो गिरा वो तंग किया जा रहा है, ठीक है। सऊदी अरब तो है ही दुश्मन, मुत्तहिदा अरब इमारत भी दुश्मन है और अमेरिका का तो आपको पता है। और इसमें यकीनन जहाँ तक अमेरिका की बात है तो इसमें ईरान की ही गलती है, क्योंकि किसने कहा था कि आप अपने मुल्क को अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के बिल्कुल बराबर आके खड़ा कर दें। आई मीन ये तो गलत बात है ना यार, जैसे मतलब किसने तुम्हें कहा कि अपनी कनपत्ती बिल्कुल मेरी बंदूक के सामने रख दो। वेरी रॉन्ग ऑफ ईरान, यू नो। तो अब अगर ईरान ने किया, 2 थ्योरीज है जो मैं सारी डिबेट पढ़ रहा था, ठीक है, फर्ज करो कि ईरान ने किया है, तो ये फिर एक सिग्नल है कि सर अगर आप बहुत ज़्यादा मसला करेंगे तो फिर आपको पता है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ जो बड़ा एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जहाँ से ज़्यादातर तेल गुजरता है, उसको हम बंद भी कर सकते हैं। मैं इसको इतना क्रेडिट नहीं देता, क्योंकि ऑन द अदर साइड आपको पता है, ईरानी हुकूमत को पता है कि ये तो सिर्फ एक बहाने की तलाश में है। कोई एक थोड़ी सी लड़ी मिल जाए, मुझे लगता है तो ये शुरू हो जाए। मैं एक और थ्योरी मेरे पास है। क्या है? मुझे लगता है ये जो खेल है इसमें ईरान और अमेरिका दोनों मिले हुए हैं। पूछिए कैसे? जब ट्रंप B-52 उतार रहा था गल्फ़ के इलाके में, जब उन्होंने एक्स्ट्रा फ़ौजी भेजे, जब तैयारा बरदार एक और एक्स्ट्रा बेड़ा जो है भेजा,
तो उन्होंने इसकी जस्टिफिकेशन ये दी कि हमें ख़तरा ये है कि ईरान हमारे इंटरेस्ट पे हमला कर सकता है, तो उसके लिए हम भेज रहे हैं। ये था स्क्रिप्ट। सही है। ईरान ने एग्जैक्टली वही किरदार अदा किया। अगर मैं अमेरिका की आंख से देखूं कि उसने इनके इंटरेस्ट पे हमला किया, ये जो टैंकर्स वैंकर्स हैं इन पे हमला जो है ये अमेरिकी इंटरेस्ट पे हमला है ना, तो उस लिहाज से जो स्क्रिप्ट ट्रंप ने बनाया, ईरान जो है उसमें जो अपना छोटा मोटा जो उसका किरदार है उसका बड़ा ताउन करा। एक तावील ये भी हो सकती है। दूसरे ये है कि जो आपने सही फरमाया कि ये जो अपना हुर्मुज़ है, ये खलीज ओमान है, पूरी दुनिया का 20% तेल यहाँ से गुजरता है, इस लिहाजा शाहरग इसे कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी की, तो ये जगुलर वेन है। तो लेकिन ईरान जो है आज ही उसने अक़वाम मुत्तहिदा को पेशकश की है कि भाईजान अगर आप ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है इसकी ट्रैफिक को रवां रखने के लिए कोई अपने तहत बैनुल अक़वामी फ़ोर्स बनाना चाहें तो आपका भाई उस फोर्स में शामिल होने को तैयार है। एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ़ का, उन्होंने कहा कि भाइयों इस पे भी गौर कर लेना कि ये जो आज के हमले हैं ये एक ऐसे वक्त हुए हैं जब जापानी वज़ीर आज़म तेहरान में हैं, ये भी है, और वो अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की या गुस्सा ठंडा करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं और से भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि उसमें अमेरिका शामिल जरूरी नहीं है। और कुछ लोग फिर गल्फ ऑफ टॉनकिन की भी बातें कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा पता नहीं सुना ही लग रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज़ भी हो रही है जो भी अगेन इसी खत्ते में हो रही है कि मेरे ख्याल इसी हफ्ते की बात है कि सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर परसों एक हूसी मिसाइल हमला भी हुआ है, जिसकी पाकिस्तान ने सख्त मज़म्मत की है। और आपको याद होगा कि इससे पहले एक क्लेम किया गया था कि एक हूसी ड्रोन ने ऑयल पाइपलाइन पर हमला किया था, उसकी भी 1500 ये भी ड्रोन के जरिए किया गया। ये हूसी क्लेम करेंगे मिसाइल हमला था, हूसी क्लेम ड्रोन के साथ ये क्लियर नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि ड्रोन था, लेकिन जहां तक मैं पढ़ रहा हूं तो ये मिसाइल हमला था। अगेन ये चीज भी अच्छा, मिसाइल हमला भी क्यों हुआ है? क्योंकि अभी ये जो सऊदी अरब की और यूएई की जो कोalition है उन्होंने बमबारी भी अपनी इंक्रीज कर दी है, तो ये टिट फॉर टैट, आई फॉर एन आई चल रहा है। अच्छा, अब हुसियों का कहना है कि उन्होंने किंग खालिद एयरबेस को टारगेट किया था, लेकिन लगा ये सिविलियन एयरबेस पर। अगेन मतलब ऐसा है कि एक चिंगारी की आपको ज़रूरत है और पूरे खित्ते को आग लग जाएगी। यहाँ तो सिर्फ एक टैंकर को आग लगी है, और वो आग लगी तो अब मतलब ये बड़ी खुदगर्ज बात है मेरे लिए, लेकिन हमारा क्या बनता है? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वो तुम्हारे वाली बात की है कि ज़रा होश के नाखुन लो, ये अपना हुर्मुज़ है, कोई आम इलाका नहीं है। सही बात। अब कल देखना, कल परसों गुस्सा कहाँ निकलेगा? यमन पे। यमन। और ये भी है कि होश के नाखून कौन लेना चाहता है। हाय जनाब, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।